हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिगेंद्र वशिष्ठ लॉ क्लासेस की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। आपराधिक आशय, जिसको सामान्य आशय भी कहते हैं, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, सामान्य उद्देश्य, इसके बीच में अंतर आज आपको देखने मिलेगा। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, देखिए इसमें जो लीडिंग केसेस हैं वो भी इस वीडियो में आपको देखने मिलेंगे, और इसके अलावा जो पॉइंट्स कॉमन इंटेंशन को कॉमन ऑब्जेक्ट से अलग करते हैं वो भी आपको समझ में आएगा। इसके साथ ही देखिए, एक कॉमन इंटेंशन के साथ एक सेम इंटेंशन वाला वर्ड भी होता है, समान आशय और सामान्य आशय। ये सब आज आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। स्टूडेंट्स, वीडियो को देखते रहिए। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, क्योंकि आगे भी बहुत अच्छे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, जो कि मेंस के लिए भी आएंगे कुछ वीडियोस। लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था स्टूडेंट्स कि लगभग 12 वीडियोस आपको मिलेंगे मेंस के लिए, सिविल जज के मेंस के लिए। तो कीप वॉचिंग, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जो भी नए स्टूडेंट्स हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि सिविल जज का जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है वो 20 अप्रैल उसकी डेट फिक्स की गई थी, लेकिन चूँकि कुछ स्टूडेंट जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो, और कुछ स्टूडेंट जो ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्होंने ऐसा रिक्वेस्ट की कि सर देखिए अभी ये कोरोना के कारण, और सही भी है, देखिए कोरोना के कारण भी, और कुछ वायरल फीवर की समस्या भी है स्टूडेंट्स के लिए। प्रॉब्लम तो है अभी, देखिए हेल्थ वाइज थोड़ा सा इश्यूज़ हैं अभी, तो उनके रिक्वेस्ट पर और मौके को देखते हुए अभी देखिए लॉकडाउन भी बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। अभी 19 तक का तो है ही, लेकिन अब उसे 26 तक और बढ़ा दिया गया है। धीरे धीरे इसी तरह की परिस्थिति देखिए आगे भी देखने मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इसके कारण डेट हर बार बढ़ेगी। इस बार कोऑपरेट किया जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए, और 20 अप्रैल की जो डेट है उसको 15 दिन एक्सटेंड करके 5 मई तक किया जा रहा है। मीन्स जो सिविल जज का नया बैच है वो 5 मई से स्टार्ट होगा। 5 मई 2021 से लेकर 5 मई 2022 तक वो बैच रहेगा, या फिर उससे पहले अगर प्री एग्ज़ाम हो जाता है तो तब तक रहेगा। ये बैच नया बैच है, प्री एग्ज़ाम के लिए है, प्लस इसमें 2 पेपर्स की तैयारी, आपके मेंस के जो 2 पेपर्स होते हैं उनकी तैयारी भी कराई जाती है साथ में, प्लस इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है। देखिए सिर्फ प्री की तैयारी से ही काम नहीं चलना है। देखिए मेंस का भी हमें पढ़ते रहना पड़ेगा, मेंस के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा, और बाद में देखिए फिर उतना टाइम मिलता नहीं है, बाद में सिर्फ 2 महीने मिलते हैं। तो 2 महीने में आप जजमेंट राइटिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आर्टिकल राइटिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं, मार्शलिंग ऑफ एविडेंस सीख सकते हैं, चार्जेस फ्रेमिंग सीख सकते हैं, इशूज़ की फ्रेमिंग सीख सकते हैं, और प्लस जो साल भर अपन पढ़ेंगे ये जो 12 लॉज, इनका रिवीज़न कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें ये साल भर तक ये जो 2 पेपर्स होते हैं जिनमें जो 12 सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके आंसर लिखना होते हैं। तो किस तरह से आंसर लिखना है, क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, वो हम पहले से ही इसकी प्रिपरेशन करते चलते हैं स्टूडेंट्स। तो इसलिए ये जो बैच है इसके टाइम को थोड़ा सा स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट को देखते हुए 5 मई तक के एक्सटेंड किया जा रहा है, और 5 मई से बैच स्टार्ट हो जाएगा सिविल जज का न्यू बैच MPCJ2 का। चलिए अब हम आते हैं पॉइंट पर। देखिए जो आज हमारा टॉपिक है
कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट। तो देखिए कॉमन इंटेंशन हम जब देखते हैं आईपीसी के दोनों ही ये टॉपिक है, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आईपीसी की सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन से संबंधित बात मिलती है, सामान्य आशय के लिए सेक्शन 34 और कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए सेक्शन 149 हमें मिलती है, 149 उसमें कॉमन ऑब्जेक्ट वाली बात मिलती है। तो सेक्शन 34 एंड 149, ठीक है, दो सेक्शंस में ये हमें पता होना चाहिए। और ये जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, जब वहाँ पर मेंस में हम लिखेंगे भी, तो तब भी हमें इन दोनों सेक्शंस को वहाँ पर मेंशन करना है, लिखना है कि इसको आईपीसी की सेक्शन 34 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और सामान्य आशय को और सामान्य उद्देश्य को 149 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। चलिए अब हम बुकिश लैंग्वेज देखते हैं कि 34 क्या है। स्टूडेंट्स आप अपनी बुक ओपन कर सकते हैं। देखिए मैंने पहले भी कहा है वीडियोस में कि जब भी मुझसे आप पढ़ें तो अपनी बुक ज़रूर साथ में लेकर बैठें। आपको बुकिश लैंग्वेज क्लियरली समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखिए बुकिश लैंग्वेज के वर्ड्स जो हैं वो हमें मेंस में वहाँ लिखते हैं। यदि हम देखिए एज इट इज़ ना लिखें कोई फ़र्क मतलब नहीं पड़ना है, लेकिन कुछ तो लिखना ही पड़ेगा जो कि ज़रूरी है। तो इसलिए बुकिश लैंग्वेज पर भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप मन से भी उसके लिए डिस्क्राइब करके लिख सकते हो। चलिए अब सेक्शन 34 हम देखते हैं। तो देखिए सेक्शन 34 इज़ व्हाट एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। देखिए हेडिंग से ये हमें समझ में आ रहा है कि कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य है सामान्य आशय को अग्रसर करने में, तब ये सेक्शन 34 एप्लीकेबल होती है। देखिए इसमें क्या है, जबकि कोई आपराधिक कार्य, अंडरलाइन करिए इसको, आपराधिक कार्य, ध्यान रखिए कार्य यदि आपराधिक नहीं है तो कॉमन इंटेंशन नहीं माना जाएगा। ओके तो सबसे पहले आपराधिक कार्य। देखिए क्या होता है, पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, एक एक शब्द को पढ़िए और उसमें जो भी आपके लिए एसेंशियल लगता है उसको मार्कर से मार्क करते जाया करिए, अंडरलाइन करते जाना चाहिए, जिससे कि जब आप रिवीजन करोगे तो आपका जो है नज़र उसी पर जाएगी ज़्यादा कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उस सेक्शन का। तो देखिए आपराधिक कार्य होना ज़रूरी है, पहला पॉइंट आपराधिक कार्य होना चाहिए। अब आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। क्लियर है। देखिए वर्डिंग से हमारे लिए एक बार फिर से रीड करो आप। जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा, अब हमें समझ में आ चुका है कार्य आपराधिक होना चाहिए। कई व्यक्तियों द्वारा, ज़्यादा एक से अधिक व्यक्ति जो है कई व्यक्ति में आते, कई व्यक्तियों के द्वारा यदि कोई काम हो रहा है तो फिर अपने सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है। सबका सामान्य आशय होना चाहिए। ये अभी मैं इसे और डिटेल बताऊंगा अभी कि सामान्य आशय भी कब मानेंगे, कि कब उनका आशय सामान्य है। सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति का कार्य, अब जो यदि 2-3 लोग हैं उनमें से कोई एक भी काम कर रहा है और बाकी लोग नहीं कर रहे, तो भी यही माना जाएगा कि उन सब ने ही वह काम किया है, वह अपराध किया है। ये है आपका सेक्शन 34। देखिए इसमें अब इसको मैं एक बार रीड और करूँ। देखिए व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स in furtherance of the common intention of all, each of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone, जैसे कि उसने अकेले ने ही वह कार्य किया है। यह है आपका सामान्य आशय, ये बुकिश लैंग्वेज आपकी कहती है। देखिए बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ पाता है, ध्यान रखिए बुकिश लैंग्वेज से, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में समझना ज़रूरी होता है।
देखिए कुछ रूलिंग्स इसमें सपोर्ट करती हैं आपको समझने में। तो देखिए एक रूलिंग आई थी कि सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन को गठित करने के लिए प्री मीटिंग ऑफ माइंड मीन्स मस्तिष्क का पूर्व मिलन आवश्यक है। तो देखिए सामान्य आशय तब माना जाएगा जबकि उन्होंने पहले से कोई प्री प्लानिंग कर ली है, दो या दो से अधिक लोगों ने पहले से प्री प्लानिंग कर ली है किसी अपराध को करने के लिए, क्योंकि आपराधिक कार्य होना चाहिए। ये तो आपकी ये जो आपकी डेफिनेशन है उसमें स्पष्ट लिखा है। तो अपराध को करने के लिए पहले से कोई प्लानिंग की है किसी ने, तो फिर सामान्य आशय है। अगर प्लानिंग नहीं है तो तो वो सामान्य आशय नहीं है, कॉमन इंटेंशन नहीं है। ये आपकी फाइंडिंग आई थी पांडुरंग एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। इस केस को नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, पांडुरंग एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। इस रूलिंग में क्लियरली ये मेंशन था कि यदि मस्तिष्क का पूर्व मिलन प्री मीटिंग ऑफ माइंड अगर ये है अभियुक्त गण के बीच, एक्यूज्ड पर्सन जो है उनमें उन्होंने अगर पहले से कोई मीटिंग कर रखी कोई अपराध करने के लिए, तभी सेक्शन 34 एप्लीकेबल है, तभी वो सेक्शन 34 के अंतर्गत सामान्य आशय के दोषी माने जाएंगे कि इनका सामान्य आशय था। और तभी फिर एक व्यक्ति भी उसी प्रकार दंडित किया जाएगा जैसे कि दूसरे व्यक्ति ने वो अपराध किया है, तो ये भी उसी अपराध का दोषी माना जाएगा, मानो अकेले उसी ने वो अपराध किया है। तो अब एक चीज़ क्लियर हो गई, देखिए एक रूलिंग से, पांडुरंग एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद वाली रूलिंग से, कि दिमाग का मस्तिष्क का पूर्व मिलन आवश्यक है कॉमन इंटेंशन के लिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखिए मैं आपको यहाँ नोट करवाता हूँ। देखिए आपने एक सेंटेंस इसमें देखा है, फिर से बुक देखिए अपनी सेक्शन 34, उसमें लिखा है, देखिए सेकंड लाइन में, अपने सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है। तो इसमें देखिए एक वर्ड जो है, एक सेंटेंस जो है, सामान्य आशय को अग्रसर करने में, इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। ये इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन वाला जो लाइन है, ये लाइन पहले मूल जो संहिता है, ओरिजिनल जो कोड जो आपका आईपीसी बना था जब, तब ये नहीं था उसमें, तब ये नहीं था, ये 1870 में जोड़ा गया है। सामान्य आशय को अग्रसर करने में, आप इसको मार्कर से मार्क कर सकते हैं। इसी तरह से एग्ज़ाम में भी पूछा गया, ध्यान रखिए मैं आपको वही चीज़ें बताता हूँ, वही पॉइंट्स नोट करवाता हूँ जो एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, किसी न किसी स्टेट में पूछा गया है तो आगे भी आ सकता है। तो देखिए सामान्य आशय को अग्रसर करने में, इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ये बात पहले नहीं थी, जो मूल संहिता थी उसमें नहीं थी। ये एक केस डिसाइड हुआ था, गणेश वर्सेस राम पूजा, गणेश सिंह वर्सेस राम पूजा। गणेश सिंह वर्सेस राम पूजा वाले केस में जो फाइंडिंग आई थी, उसके बाद ही ये लाइन मूल संहिता में जोड़ी गई थी। इस केस को नोट कर लीजिए ध्यान से, गणेश सिंह वर्सेस राम पूजा। क्या जोड़ा गया था सेक्शन 34 में? इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन मीन्स सामान्य आशय को अग्रसर करने में। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब हम देखते हैं सामान्य आशय के लिए ही कि देखिए इसके बाद एक 1925 में एक केस डिसाइड हुआ था, वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, सम्राट। ठीक, तो देखिए इसमें इस केस का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ स्टोरी थोड़ी सी। पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे वहाँ पर, ये वारेंद्र कुमार घोष और इनके कुछ साथी पोस्ट ऑफिस को लूटने के लिए गए थे। वहाँ पर जो भी पोस्ट ऑफिस में पैसे वगैरह थे तो उनको लूटने के लिए गए थे। तो ये
पोस्ट ऑफिस का जो आंगन था वहाँ पर पोस्ट मास्टर जो है वो वहाँ तक भाग के गए थे। अब इन लोगों को ये लगा, अपराधियों को, कि भाई इनसे कुछ मिल नहीं रहा है अभी शायद, तो फिर अब इन्होंने देख तो लिया है, तो उसको फिर वो पोस्ट मास्टर को मार के वहाँ से जाते हैं। तो देखिए, अब उनमें से जो वारेंद्र कुमार घोष था, वारेंद्र कुमार घोष को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था, वो पकड़ में आ गया था। उसने ये कहा था, वारेंद्र कुमार घोष ने, उसने कहा कि देखिए मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था बाहर, पोस्ट ऑफिस के बाहर था, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, मेरा कोई उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, मेरी कोई सक्रिय भागीदारी नहीं है, मैं तो सिर्फ वहाँ पे प्रतीक्षा कर रहा था। जिसने मारा था पोस्ट मास्टर को वो तो भाग गया है, वो फरार हो गया, एब्सकॉन्डेड है। तो फिर केस जब डिसाइड हुआ था तो देखिए उसमें ये फाइंडिंग आई थी कि जो लोग घटना स्थल पर प्रतीक्षा करते हैं या खड़े रहते हैं, वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं अपने अन्य साथियों का, तो वो भी कॉमन इंटेंशन के दोषी माने जाएंगे। बहुत अच्छी रूलिंग थी, बहुत बढ़िया लीडिंग केस है ये कॉमन इंटेंशन के लिए। वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट केस आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वारेंद्र कुमार घोष। तो वारेंद्र कुमार घोष चूँकि ये कह रहा था कि सर मैं तो वहाँ पर जो मैंने मारा तो है ही नहीं, मैं तो वहाँ पर सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा था घटना स्थल पर पोस्ट ऑफिस के बाहर, तो उसको दोषी माना गया। तो ये उसी केस के बाद से, उस केस की फाइंडिंग के बाद से ही जो भी घटना स्थल पर प्रतीक्षा करते हैं, उस काम में लगे हुए हैं, हेल्प कर रहे हैं उनकी, वो भी सामान्य आशय के दोषी माने जाएंगे। और सामान्य आशय का दोषी माना जाना मतलब क्या है, अभी हमने 34 पढ़ा, देखिए उसका मतलब ये है कि वो भी व्यक्ति ऐसे ही दंडित किया जाएगा मानो अकेले उसी ने वो कार्य किया है। मीन्स हत्या हुई थी तो 302 वाला जो चार्ज लगेगा वो इन पर भी वैसे ही लगेगा, इनको भी उसी हिसाब से दंडित किया जाएगा जो सामान्य आशय के दोषी पाए जाएंगे। तो ये हमारा हुआ देखिए एक वारेंद्र कुमार घोष वाला केस। इसके बाद देखिए एक केस और है, एक केस और था देखिए ऋषिदेव पांडे वाला, ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश राज्य। इस केस में ये फाइंडिंग आई थी कि जो व्यक्ति, जैसे कुछ लोग कोई अपराध करने के लिए गए हैं, ठीक है, अपराध करने के लिए गए, उनका प्री मीटिंग जो है माइंड उस अपराध के लिए पहले से था, जो अपराध वो करने के लिए गए हैं, जो अपराध करने के लिए गए हैं उन्होंने पहले से उसके लिए प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन उसके बाद वो कोई दूसरा ऑफेंस वहीं पर करते हैं, तो फिर क्या वो उस अपराध के लिए भी सामान्य आशय के दोषी होंगे? तो इसमें ये फाइंडिंग आई थी कि देखिए ऋषिदेव पांडे वाले केस में फाइंडिंग थी कि सामान्य आशय घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है, सामान्य आशय घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है। उस समय ही जो घटना स्थल है, उस समय ही यदि अभियुक्त गण अपना माइंड मेकअप कर ले इस बात के लिए कि हाँ उन्हें अपराध करना है, मीटिंग, प्री मीटिंग, उसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम थोड़ी लगना है, कोई उन्हें अपराध यदि करना है तो वो उसी समय उन्होंने प्लानिंग की कि हाँ अपन ये अपराध भी करते हैं, तो वो भी सामान्य आशय के दोषी माने जाएंगे। मतलब इसकी क्लियर फाइंडिंग है कि घटना स्थल पर भी सामान्य आशय उत्पन्न हो सकता है। ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बहुत बढ़िया रूलिंग है ये वाली सामान्य आशय के लिए, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, ये सब पूछे गए प्रश्न हैं। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और आपका बनता है देखिए कि सामान्य आशय के लिए एक रूलिंग और थी, सामान्य आशय के लिए सक्रिय भागीदारी, शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन आवश्यक है। आप किसी भी तरीके से करिए, गाड़ी लेकर जा रहे ड्राइवर जो है वो भी आप अपराधियों को ले तो जा रहे हो, ठीक, आपने कोई काम किया है उसके फर्दरेंस में, तो आप भी सामान्य आशय के दोषी हो गए। ये वाला आपका केस था कांतिया,
कांतिया वर्सेस बम्बई राज्य, पुराना केस है, कांतिया वर्सेस बम्बई राज्य। इस केस में ये फाइंडिंग आई थी कि सामान्य आशय के लिए शारीरिक उपस्थिति ज़रूरी है। सामान्य आशय के लिए शारीरिक उपस्थिति एवं सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। ये कुछ रूलिंग से देखिए। इसके बाद देखिए एक और सामान्य आशय के साथ यदि हम एक रूलिंग ना पढ़े तो थोड़ा सा इनजस्टिस होगा। देखिए एक रूलिंग बहुत बढ़िया रूलिंग है, वो भी आपको बताना ज़रूरी है। एक बहुत लीडिंग केस था महबूब शाह वर्सेस एम्परर। महबूब शाह वर्सेस एम्परर, जिसको सिंधु नदी वाद भी कहा जाता है, इंडस वैली केस कहा जाता है, उसको सिंधु नदी वाद कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या था, एग्जैक्ट अभियुक्त गण के नाम तो मुझे ध्यान नहीं है देखिए, लेकिन हाँ उसमें क्या था, उसमें सामान्य आशय और समान आशय, फिर से रिपीट कर रहा हूँ देखिए, सामान्य आशय और समान आशय मीन्स सेम इंटेंशन। समान आशय और सामान्य आशय दोनों में अंतर है, तो वो अंतर स्पष्ट किया गया था कौन से केस में, महबूब शाह वर्सेस एम्परर, महबूब शाह वर्सेस सम्राट वाले केस में ये अंतर स्पष्ट किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देखिए इसमें क्या था, सिंधु नदी में जो मृतक था वो अपने साथियों के साथ कुछ नदी का कुछ प्रोडक्ट कुछ काटने के लिए उसमें से गए थे वो लोग। वहाँ पर कुछ लोगों ने उनको रोका वहाँ पर कि नहीं ऐसा मत करो, ये हमारा एरिया है, व्हाटएवर जो भी उस केस का स्टोरी थी। लेकिन उन्होंने अभियुक्त गण ने रोका और ये नहीं माने और ये अपना काम करते गए। उन्होंने बोला सबका है ये, तो हम भी इसमें यूज़ करेंगे इसके लिए। एज सच जो भी बात रही हो, उन्होंने इनके लिए रोका, ये नहीं रुके तो उनमें से किसी ने गोली चलाई और डेथ हुई एक की। तो वहाँ पर ये कहा गया कि देखिए उनका पहले से मस्तिष्क का मिलन नहीं था, पहले से मस्तिष्क का मिलन नहीं था उनका, तो जो अभियुक्त गण है, तो ये समान आशय उनका हो सकता था एक कि भाई उनको वो रोक रहे हैं, समान आशय हो सकता था कि वो उनको सब मिलकर रोक रहे थे, लेकिन उनमें से किसी मतलब उनको मार ही देंगे वो, एज सच उनकी कोई प्री प्लानिंग नहीं थी। तो समान आशय और सामान्य आशय उन दोनों में अंतर स्पष्ट किया गया था महबूब शाह वर्सेस एम्परर वाले केस में। इसको देखिए सिंधु नदी वाद भी कहा जाता है। अच्छा, ऐसे ही मैंने भी जो बारेंद्र कुमार घोष वाला केस बताया था आपको, उसको पोस्ट मास्टर केस भी कहा जाता है, पोस्ट मास्टर केस भी कहा जाता है। तो ऐसे ही पूछे जाते हैं देखिए क्वेश्चंस कभी कभी कि बताइए इनमें से कौन सा पोस्ट मास्टर केस है, इनमें से कौन सा सिंधु नदी वाद है। तो ये कुछ देखिए सामान्य आशय से रिलेटेड आपकी इम्पोर्टेंट रूलिंग्स हैं जो कि ध्यान रखना ज़रूरी है। सभी कभी ना कभी पूछी गई हैं, सभी कभी ना कभी पूछे गए। सामान्य आशय अभी हमने सेक्शन 34 देखा, उसके बाद हम 149 भी देखेंगे। अब इन सब का सार मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, देखिए कि सामान्य आशय के लिए जैसे देखिए एक कुछ 4-5 लोग शैलिंग मतलब जलाशय में, तालाब में जो नाव वाली जो प्रतियोगिता है, ठीक, उसके लिए चलिए अपन वो मान लेते हैं। तो उसके लिए कंपटीशन में 4-5 नाव वाले हैं। अब एक में 4 लोग सवार हैं, फिर एक में 4 हैं, फिर एक में 4 हैं, ऐसे करके कंपटीशन है, ठीक। अब इसमें से देखिए जो 4 लोग हैं एक नाव में, अब वो उनका देखिए एक उनका आशय है। क्या आशय है कि भाई हमें रेस को जीतना है। भाई 4-5 हैं, 4-5 का और ज़्यादा भी हो सकता है नाव वाले, ठीक। एक कंपटीशन है, तो जो एक नाव में 4 लोग सवार हैं, उनका सबका समान आशय क्या है, सेम इंटेंशन क्या है, हमें रेस जीतना है, हमें रेस जीतना है। तो ये क्या हुआ, समान आशय हुआ, ठीक। अब सामान्य आशय में ये कन्वर्ट कैसे होगा, सामान्य आशय में कन्वर्ट होगा अगर इन चारों ने पहले से प्री प्लानिंग कर ली,
प्री मीटिंग ऑफ माइंड, मस्तिष्क का पूर्व मिलन। क्या कर लिया कि ये जो बाजू वाली नाव वाला है, ये लोग पिछले साल भी कंपटीशन में जीते थे, हम यदि इनकी नाव को टक्कर मार दें तो ये गिर पड़ेंगे और पानी में गिर पड़ेंगे और हम रेस जीत जाएंगे। तो ध्यान रखिए, किसी भी नाव को गिराना, पानी में वो लोग डूब के मर भी सकते हैं, ये अपराध ही तो है, ये अपराध है। भाई आप तो अपने काम से काम रखिए ना, आपको रेस जीतना है, ये आपका समान आशय है। लेकिन सामान्य आशय में वो कन्वर्ट तब हो रहा है जबकि आप अपराध करने का आशय रख रहे हो और प्री मीटिंग है आपका। अब अपराध ही है किसी की नाव को टक्कर मार के गिरा देना, बाजू वाली नाव को, तो ये सामान्य आशय में कन्वर्ट हो जाएगा अगर वो पहले से प्लानिंग कर लेते हैं। जो 4 लोग सवार हैं एक नाव में, वो दूसरी नाव को गिराने के लिए अगर कोई प्लानिंग बनाते हैं तो ये सामान्य आशय हो जाता है। क्लियर? इतना सा अंतर है, आप अगर एक बार समझ जाओगे कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। अपराध करने का आशय होना चाहिए आपराधिक कार्य के लिए। ध्यान रखिए, क्रिमिनल एक्ट हम पहले ही सेक्शन 34 में अभी पढ़ा था हमने। तो ये हुआ हमारा सामान्य आशय से संबंधित लगभग सारी जानकारी। अब देखिए हम 149 देखते हैं। सेक्शन 149 सामान्य उद्देश्य के लिए, देखिए उसको आप रीड करिए। विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी होना, ये बात हमें देखने मिलती है सेक्शन 149 में। एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट की होगी कि यहाँ पर अनलॉफुल असेंबली वाली बात आ रही है। अब अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव, अगला कभी टॉपिक लूँगा मैं तो उसमें डिटेल में बताऊँगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि विधि विरुद्ध जमाव के लिए, जो कि सेक्शन 141 में है, विधि विरुद्ध जमाव के लिए 5 या 5 से अधिक लोगों का होना ज़रूरी है। इसका मतलब अब एक फिक्स नंबर हमें मिल गया कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए कि 5 या 5 से अधिक लोग होंगे तभी कॉमन ऑब्जेक्ट वाली बात आएगी। और यहाँ पर एज सच कोई नंबर फिक्स नहीं है। सामान्य आशय में एज सच कोई नंबर फिक्स नहीं है, कई व्यक्ति उन्होंने बोला है बस, तो वो एक से ज़्यादा जितने भी होंगे। लेकिन यहाँ पर तो 5 या 5 से अधिक एक फिक्स नंबर है। तो डिफरेंशिएट जब आप करोगे, लिखोगे, तब ये पॉइंट आपको लिखना है कि यहाँ पर 5 या 5 से अधिक लोग होना चाहिए। और विधि विरुद्ध जमाव, क्लियर है, विधि विरुद्ध जमाव है तभी तो 5 या 5 से अधिक लोगों वाली बात आ रही है। तो ये कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहला तो विधि विरुद्ध जमाव होना चाहिए। अब देखिए इसके वर्ड्स देखते हैं। यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा। देखिए एक चीज़ तो कॉमन है सामान्य आशय में और सामान्य उद्देश्य में कि कोई एक भी काम कर रहा है तो दोषी सभी होंगे, कोई एक भी गलत काम कर रहा है, अपराध कर रहा है, दोषी सभी होंगे। ये बात तो दोनों में सेम है, सामान्य आशय में भी है और सामान्य उद्देश्य में भी है। सामान्य आशय में भी है और सामान्य उद्देश्य में भी है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए कई लोगों के द्वारा किया गया कार्य, राइट, यहाँ देखिए एक भी अगर कोई काम कर रहा है, एक भी अगर कोई कार्य कर रहा है तो बाकी सारे जो उसमें सम्मिलित हैं वो भी उसी के दोषी माने जाएंगे। तो ये सामान्य आशय सामान्य उद्देश्य में सिमिलर बात है, ये ठीक है। हमें अंतर समझ में आना दोनों में अंतर क्या है।
तो देखिए अंतर, अब यदि हम डिफरेंस देखें तो इसके कुछ बेसिक डिफरेंस हमें देखने मिलते हैं। जो कि पहला डिफरेंस देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई फिक्स नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं है सामान्य आशय में। यहाँ 5 या 5 से अधिक लोग होना चाहिए सामान्य उद्देश्य के लिए। उसके बाद देखिए उसके बाद इसमें कुछ चीज़ और अंतर में देखें अपन तो देखिए मस्तिष्क का मिलन वाली बात भी हमें देखने मिलती है कि इसके लिए सामान्य आशय के लिए प्री मीटिंग ऑफ माइंड ज़रूरी है। वो पांडुरंग वाली रूलिंग से क्लियर है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई आपको। सामान्य उद्देश्य के लिए ऐसा सच ज़रूरी नहीं है, सिर्फ जानकारी होना पर्याप्त है कि भैया ऐसा कोई अपराध करना है या करने की संभावना है। पहले से कोई मीटिंग होना ज़रूरी नहीं है। प्री मीटिंग ऑफ माइंड सामान्य आशय के लिए ज़रूरी है। इसके बाद देखिए अब भागीदारी वाली बात। तो सेक्शन 34 के लिए भी सामान्य आशय के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। ये कांतिया वर्सेस बम्बई राज्य वाली रूलिंग जो मैंने नोट करवाई थी उससे क्लियर होता है हमारा। लेकिन सामान्य उद्देश्य के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। सक्रिय भागीदारी कोई करे ज़रूरी नहीं है। सामान्य उद्देश्य के लिए तो मात्र वो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है, बस इतना ही काफ़ी है। बस इतना काफ़ी है कि वो जो व्यक्ति है वो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है, बस इतना ही काफ़ी है। भले ही वो वहाँ उसका कोई पार्टिसिपेशन हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए आवश्यक नहीं है। इसके बाद देखिए इसके बाद एक रूलिंग आप नोट कर सकते हो, बीणू भाई रणछोड़ भाई पटेल वर्सेस राजीव भाई पटेल। बीणू भाई रणछोड़ भाई पटेल वर्सेस राजीव भाई पटेल, ये 2018 की रूलिंग है, 2018 की है, अभी 2 साल ही हुए, 3 साल हुए। देखिए इसमें क्या फाइंडिंग आई थी, इससे सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग आई थी कि सेक्शन 34 जो है वो संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है, जॉइंट लायबिलिटी। सेक्शन 34 संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि सेक्शन 149 सामान्य उद्देश्य प्रतिनिधिक दायित्व पर आधारित है। बस इतना याद रखना, आप एग्जाम में इस बार आ सकता है, क्योंकि 2018 की रूलिंग है। देखिए 2018 में ये फाइंडिंग आई है। सामान्य आशय सेक्शन 34 संयुक्त दायित्व पर आधारित है, जबकि ये आप डिफ्रेंशिएट जब लिखोगे ना, डिफ्रेंशिएट करोगे जब, तो उसमें ये पॉइंट ज़रूर लिखना आप कि देखिए सेक्शन 34 सामान्य आशय संयुक्त दायित्व पर आधारित है, जबकि सेक्शन 149 सामान्य उद्देश्य प्रतिनिधिक दायित्व पर आधारित है, रिप्रेजेंटेटिव लायबिलिटी पर आधारित है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिए। इसके बाद देखिए एक चीज़ और है कि सेक्शन 34 अपने आप में वो किसी अपराध का सृजन नहीं करती। सेक्शन 34 तो देखिए अपने आप में, मतलब एक ऐसा नहीं कि वो उससे कोई अपराध बन रहा, अकेला सेक्शन 34, कोई दूसरा अपराध है तब सेक्शन 34 उसके साथ में ये आपको इंडिकेट करती है कि यहाँ पर सामान्य आशय था, तब वो सारे अपराधी उसी प्रकार से दोषी माने जाएंगे मानो अकेले उन्होंने ही वो अपराध किया है। लेकिन 149 जो 149 है वो उसके लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। सेक्शन 34 जब चूंकि अपने आप में कोई अपराध नहीं है सेक्शन 34, तो उसके लिए दंड भी नहीं है अकेले सेक्शन 34 के लिए, 149 के लिए ज़रूर है। 149 जो है 149 के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। 149 स्वयं में एक निश्चित अपराध है। तो आप कैसे लिखोगे इसे कि सेक्शन 34 स्वयं में एक निश्चित अपराध नहीं है, स्वयं में एक निश्चित अपराध नहीं है, जबकि सेक्शन 149 सामान्य उद्देश्य स्वयं में एक निश्चित अपराध है। इसीलिए अकेले 149 के लिए भी दंड का प्रावधान है, अकेले सेक्शन 34 के लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं।
ये बात 1956 में एक रूलिंग थी, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें ये फाइंडिंग आई थी, तो उसको नोट करके रखिए। ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ओके। इसमें जो न्यायमूर्ति बेग साहब थे उनका ये कथन था, न्यायमूर्ति इसमें बेग साहब थे ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाले केस में। चलिए, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हुए सामान्य आशय के लिए और सामान्य उद्देश्य के लिए। कुछ दो केसेस, एक केस और नोट कर लीजिए। सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले दो केस, एक तो ओम प्रकाश वाला मैंने बता ही दिया आपको। सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर स्पष्ट किया गया है जिन केसेस में, तो पहला केस है आपका ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और दूसरा केस है नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दो केसेस हैं, इसके अलावा तीसरा हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं। ये इन दोनों में से एग्ज़ाम में आ जाएगा, ध्यान रखना, आप इसको याद रख सकते हो। नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ओके। तो ये आपका देखिए सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य वाले पॉइंट्स हुए। तो मुझे लगता है देखिए काफ़ी रूलिंग्स आपको मैं बता चुका हूँ। इसके संबंध में और कोई विशेष जानकारी अतिरिक्त नहीं है, सफिशेंट, मोर देन सफिशेंट आपको जानकारी मैं दे चुका हूँ। स्टूडेंट्स, अगला जो वीडियो होगा, अगली वीडियो में भी इसी तरह से कोई टॉपिक में लेकर आऊँगा आपके लिए। और एक चीज़ जब मैं आपके लिए थोड़ा सा इस पॉइंट को यहीं स्टॉप करके ये बताना चाहता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन स्टडी के लिए अभी भी उतने ज़्यादा अवेयर्ड नहीं है, अभी भी उतने ज़्यादा अवेयर्ड नहीं है, पता नहीं क्यों। देखिए आप समय के साथ चलिए, मेरा ऐसा कहना, समय के साथ चलिए। अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। एज द टाइम चेंजेस वी शुड चेंज अवर सेल्फ। जैसे जैसे समय बदलता है हमें खुद को, अपने आप को परिवर्तित करना चाहिए। आज का टाइम ऑनलाइन वाला ही है और आगे भी यही रहने वाला है, ध्यान रखिए, आगे भी यही रहने वाला है। आप जितनी जल्दी सत्य को स्वीकार कर लें उतना जल्दी आप अवेयर्ड रहें। मेरे हिसाब से देखिए वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। आप सत्यता को स्वीकार करिए, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। अभी भी स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है ऑनलाइन स्टडी कैसे होती है, किस प्रकार से। देखिए मैं लाइव क्लास जो मेरी रहती है, कोई रिकॉर्डेड कोई वीडियो नहीं होते हैं। मैं ये कैमरा तो बहुत दूर लगा हुआ है। जब मैं पढ़ाता हूँ बैच में, ऑनलाइन बैच में, तो ऐसे सामने ये मोबाइल रखा हुआ है। गूगल मीट एप्लीकेशन है, सिंपल गूगल मीट एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए, उस पर आपको लिंक मिलेगी। जो आपका यदि एडमिशन हो जाता है तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी एंट्री की जाती है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भेजी जाती है हर दिन सुबह, जब बैच का टाइमिंग है उससे 5 मिनट पहले, और आप उस लिंक को ओपन करोगे और डायरेक्ट लाइव क्लास में आप आ जाओगे। क्या प्रॉब्लम है बताइए? कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को, सर हमें समझ में नहीं आता, ऑनलाइन हमने आज तक कभी यूज़ ही नहीं किया। अरे ज़रूरी है कि किसी ने भी नहीं किया था, 2020 से पहले मैंने भी यूज़ नहीं किया था कभी, लेकिन समय ने सब सिखाया है ना सभी के लिए, आप भी सीखिए। अब आप यदि उसी पुराने पैटर्न पर चलोगे तो आप फिर पीछे रह जाओगे। आप उन स्टूडेंट से पीछे रह जाओगे जो अभी से तैयारी कर रहे हैं। आप अगर उसी चीज़ के लिए वेट करोगे कि कब मैनुअल क्लास होगी और कब मैनुअल क्लास में हम अटेंड करेंगे, पढ़ाई करेंगे, वो फिर तो कुछ कह नहीं सकते। देखिए अभी कब कैसा टाइम आएगा, क्या आएगा। अभी तो कोरोना वाला टाइम चल रहा है, क्या पता आगे चल के कुछ और ऐसी चीज़ मिले कि हम घर से निकल ही नहीं पा रहे हैं सब, फिर कैसे काम चलेगा। एग्ज़ाम तो होना ही है, होते रहे। देखिए एग्ज़ाम अभी भी हुए हैं, आगे भी होंगे। आप ऐसे कैसे बच सकते हो ये कह कर के नहीं हमारी तैयारी नहीं है। कब तक बचोगे आप, कब तक बचोगे? तैयारी नहीं कर पाए, कोरोना के कारण हम पढ़ नहीं पाए। अरे आप घर पे तो बैठे हो, घर पे बैठकर आपको इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है पढ़ने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस। आप पढ़ाई करिए,
और देखिए, टेक्नोलॉजी को जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप समझोगे नहीं। आपको सीखना तो पड़ेगा। ये सिंपल, देखिए सामने मोबाइल रखा हुआ है, आपको अभी जिस डिस्टेंस से मैं दिख रहा हूँ उससे भी और नज़दीक से मैं आपको पढ़ाता हुआ दिखूँगा। और प्लस आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी को लगता है हम प्रॉब्लम कैसे पूछ पाएंगे, अरे गूगल मीट एप्लीकेशन आप यूज़ करके तो देखिए, उसमें क्वेश्चन टाइप करने के लिए भी आपको ऑप्शन आता है। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, मैं क्वेश्चन उसी समय रीड करूँगा और आपको उसी समय उसका आंसर दूंगा। ऐसे ही पढ़ाई होती है ऑनलाइन। ऑफलाइन से ज़्यादा बेटर मुझे ऑनलाइन लगा, बहुत बढ़िया है। देखिए, कुछ स्टूडेंट जो छोटी जगह पर रहते हैं, गाँव में रहते, तहसील प्लेस पर रहते हैं, जहाँ कोई कोचिंग है ही नहीं, उनके लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, वो शहरों में रहकर 10-5 हज़ार रुपये रूम पर हॉस्टल में खर्च करते हैं, खाने पीने पे खर्च करते हैं, कोचिंग आने जाने में एक महीने का 10 से 12 हज़ार रुपये खर्चा करते हैं और कोचिंग की फ़ीस अलग से देते हैं। उनके लिए तो कितना फ़ायदा है कि वो वहीं पर बैठे बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैंने बताया आपके लिए क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ हुआ। बहुत से स्टूडेंट मुझे कॉल लगाते हैं, सर हम आपसे ही पढ़ना है लेकिन ऑफलाइन पढ़ेंगे, सर हम तो भोपाल आके पढ़ें। तो मैं उन्हें समझाता हूँ, देखिए आप समझ नहीं रहे हो अभी, ऑनलाइन इंटरनेट की क्रांति का फ़ायदा उठाइए, आप फ़ायदा उठाइए इस क्रांति का। सभी फ़ायदा उठा रहे हैं, आप नहीं उठा रहे हो तो आप पीछे रह जाओगे, ध्यान रखिए। चलिए, इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में ऐसा ही एक टॉपिक लेकर आऊँगा मैं, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी पढ़ाई रखिए जारी और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हेल्थ इज़ अबव वेल्थ। और ध्यान रखिए, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। आप तैयारी नहीं करोगे तो मत करिए, दूसरा तैयारी करेगा और जो वैकेंसी निकलेगी तो सीट भी उसी को मिलेगी, अपॉइंटमेंट भी उसी का होगा। इसलिए ध्यान रखिए कि हमें भी उतना ही अवेयर्ड रहना है जितना दूसरे रह रहे हैं। चलिए, अभी के लिए इतना काफ़ी है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।